जय हिंद बच्चों। आप सभी का इस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि इंग्लिश का क्या सिलेबस हो सकता है, उसमें हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कितने भाग में आपका इंग्लिश पूछा जाता है, उन सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया था। और आज हम लोग उसी पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले में आगे आपसे चर्चा को जारी करेंगे। और आज हम ग्रामर के टॉपिक को आपसे डिस्कस करेंगे और कुछ और भी टॉपिक्स उसी ग्रामर में आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग कुछ चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से हमको ग्रामर में चैप्टर्स को कवर करना है और वोकैब के कौन कौन से पोर्शन को पढ़ना है। फिर हम एक चैप्टर को आपसे डिस्कस करेंगे और उसको हम पार्ट वाइज पढ़ते चलेंगे। तो जैसे कि अगर हम ग्रामर की बात करें बेटा, तो ग्रामर में आपके जो टॉपिक आते हैं वो सबसे पहला टॉपिक होता है नरेशन। तो उसके बाद में दूसरा टॉपिक जो है वो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस। फिर उसके बाद में जो तीसरा टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। और उसके बाद में जो चौथा टॉपिक है इसमें आपका वो सिंटैक्स है। आपको ग्रामर में ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हीं 4 चैप्टर के बारे में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो ग्रामर का चैप्टर है बेटा, मैं इसमें नरेशन को लेकर चलूंगा। आज नरेशन का इंट्रोडक्शन होगा, नरेशन के बारे में हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे। फिर उसके बाद में हम इसमें एक एक करके रूल्स को हम बेटा डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो हम लोग नरेशन को लेकर चलते हैं इस लेक्चर में। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रामर के चैप्टर नरेशन की, सबसे पहले चैप्टर नरेशन की अगर हम बात करें, तो अगर हम नरेशन की बात करें तो बेटा इस नरेशन को ही अंग्रेजी में एक शब्द से और जाना जाता है जिसको हम लोग स्पीच भी कहते हैं। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो अगर हम हिंदी में बात करें तो बेटा इसी नरेशन को हम लोग संक्षिप्त कथन भी कहते हैं। संक्षिप्त कथन। अगर हम नरेशन के टाइप्स की बात करें तो नरेशन आपका बेटा 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। और हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि ये डायरेक्ट नरेशन क्या होता है बेटा और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अगर हम देखें तो ये जो आपका नरेशन है ये आपका 2 पार्ट में विभक्त हो जाता है। सबसे पहले की अगर हम बात करें बेटा, तो जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, या इसी को हम लोग कुछ किताबों में डायरेक्ट स्पीच के नाम से भी पढ़ते हैं। अगर दूसरे टाइप्स की हम बात करें तो बेटा इसमें होता है दूसरा टाइप इनडायरेक्ट नरेशन, और इसी को कुछ किताबों में इनडायरेक्ट स्पीच भी कह दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इनको हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन और इसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो हमने इसमें डिस्कस किया कि जो नरेशन है, नरेशन का मीनिंग क्या होता है। जो नरेशन होता है बेटा उसको हम लोग स्पीच भी कहते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो इसी को हम लोग संक्षिप्त कथन कहते हैं। अगर बात करें इसके टाइप्स की तो बेटा जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है वो आपका 2 प्रकार,
जो डायरेक्ट नरेशन, सॉरी, अगर जो आपका ये जो इनडायरेक्ट क्या जो नरेशन है, जो नरेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम इन नामों से जानते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसको अप्रत्यक्ष कथन या प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। ठीक बेटा, तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आपका ये जो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच है इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, और आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनको हम लोग समझेंगे। आप लोग इसको इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये बेटा ग्रामर, आज हम लोग ग्रामर शुरू कर रहे हैं। ये ग्रामर का पहला चैप्टर है बेटा, और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके साथ में। ठीक है, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब आगे हम इसमें अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे। बेटा आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखें, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम आपको कंटेंट देंगे वो आपको सबसे बेस्ट कंटेंट देंगे, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देंगे। उसमें आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं मिलेगी। और बस आप लोग अपना सहयोग, स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा बेटा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना आप लोग जारी रखिएगा, क्योंकि आपका यह सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने के लिए। तो बेटा बीच बीच में आपसे क्लास में बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे बच्चों को क्या समस्या है, क्या उनसे बातें करनी है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। फिर आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पहला नंबर पे हमने डिस्कस किया कि ये डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, जिसको हमने प्रत्यक्ष कथन कहा। इसमें क्या होता है, जो कोई स्पीकर होता है, बात को कहने वाला होता है, उसकी बात को हम बिना चेंज किए हुए हम जैसा वो बोल रहा होता है वैसा ही रख देते हैं। इसमें क्या होता है, किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द को ज्यों का त्यों रख देते हैं, बिना किसी परिवर्तन किए हुए। अब इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर्स के शब्द होते हैं, द स्पीकर्स वर्ड्स आर सेम, जो स्पीकर के शब्द होते हैं, जो बोलने वाले वक्ता के जो शब्द होते हैं वो एज इट इज रखे जाते हैं। एज इट इज मतलब जैसा वो बोल रहा है वैसा ही हम किसी को जाके बता दें तो वो कहलाया जाता है डायरेक्ट स्पीच। हमने उसकी बात में कोई परिवर्तन नहीं किया, उसने मुझसे जैसे वो बात को बोला मैं थर्ड पर्सन को जाकर वैसे ही डिलीवर कर दूं, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, हम इसके फॉर्मेट की बात करें कि डायरेक्ट स्पीच किस टाइप से दिखता है, तो इसका जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट स्पीच का मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद जो कुछ भी इस स्पीकर के कहे हुए शब्द होंगे उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। He said to me, I am your student। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपका डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट बेटा होता है। अब इस डायरेक्ट स्पीच में हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं कि आप देखिए, जब डायरेक्ट स्पीच में आपने ये इतना पोर्शन लिखा, फिर उसके बाद में कॉमा लगाया, फिर जो कुछ भी इस लिसनर के द्वारा, सॉरी स्पीकर के द्वारा कहा गया शब्द था, ये कहे गए शब्द कौन से, ये पूरा सेंटेंस, और इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में
रख दिया है। जो कोई भी कथन किसी स्पीकर के द्वारा बोला जाएगा उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में सजा के लिख देंगे। अब यहाँ पे जो बात को कहने वाला है वो कौन है? बात को कहने वाला कौन है? यही ही है, जो ही है यही बात को कह रहा है। तो जो बात को कहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वक्ता बोलते हैं। और इसी की बात करें अंग्रेजी में तो इसको हम स्पीकर बोलेंगे, क्योंकि बात को यही कह रहा है। और हम इसकी बात करें, मी की बात करें, जो कॉमा के पहले मी दिया गया है, ये क्या है? इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं श्रोता। श्रोता, श्रोता मतलब भैया लिसनर। ये इस बात को क्या कर रहा है? सुन रहा है। और ये इतना जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड इसकी बात करें तो ये आपका जो दो ऐसे लगे हुए साइन है इनको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के मध्य जो ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच, या इसी को कुछ किताबों में रिपोर्टेड पार्ट के नाम से भी देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो क्या होता है, उसका एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि फॉर्मेट क्या होता है, उसमें कौन सी चीजें क्या होती है, उनका रोल क्या होता है, वो सारी चीजें हमने देखा। सबसे पहले देखिए इसको एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं बेटा कि ये डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है किसी भी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द को ज्यों का त्यों रख देते हैं इसमें, बिना किसी परिवर्तन किए हुए। तो जो कोई भी व्यक्ति आपसे कोई बात को कह रहा है और उस बात को सेम आपने सुना और किसी थर्ड पर्सन से जाके आपने जैसा उसने कहा उसमें कोई भी आपने परिवर्तन नहीं किया, वैसे ही उसके मुंह पर फेंक दिया वो स्टेटमेंट आपने, तो वो क्या हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। और उसका हमने एक एग्जांपल लिया क्या, ही सेड टू मी आई एम योर स्टूडेंट। तो यहाँ ही क्या है? ये तो बोलने का काम कर रहा है बेटा, तो ये स्पीकर होगा क्योंकि ये बात को बोल रहा है। और उसके बाद में जो सुनने का काम कौन कर रहा है? मी। ये सुनने का काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम लिसनर कह देंगे। कुछ किताबों में इसे कह देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये जो सेड टू है, कभी कभी हो सकता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हो उसके बाद टू देखने को आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी यहाँ पे सेज हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे से हो सकता है, कभी कभी विल से हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। और इसके बाद में ये जो दो आपने यहाँ साइन देख रहे हैं ऐसे लगे हुए, इनको हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको बोलते हैं। और इसी डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो मध्य में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसी को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट के नाम से जानते हैं। बेटा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, फिर उसमें हम लोग थोड़ा आपसे कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे अब चलते हैं, देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ठीक बेटा, यहाँ पे अब इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं किस पे, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। आप चाहे उसको इनडायरेक्ट स्पीच कह लीजिए, चाहे उसको आप इनडायरेक्ट नरेशन कह लीजिए, बात वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे नरेशन के दूसरे हिस्से की, दूसरे टाइप्स की। तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इसको हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसको समझा आपने। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, जो वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द होंगे उनको उस तरीके से जैसे वो कह रहा है उस तरीके से ना बता करके हम अपने तरीके से बताएंगे, तो वो क्या क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन।
आप नमक मिर्च मसाला लगा करके खूब बढ़ा चढ़ा के बातों को बताएंगे, वही आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आ रही है बात? इसमें क्या होगा, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हम जैसा वो बोल रहा है उस तरह ना बता करके अपने तरीके से बताने का जब काम करेंगे तो वही हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। समझ में आई बात? तो इसमें क्या होता है, स्पीकर्स वर्ड आर चेंज्ड। इसमें जो स्पीकर के कहे गए शब्द होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है, उनमें बदलाव कर दिया जाता है, उसको अपने तरीके से बताया जाता है। उसको आप एक इस तरीके से भी कह सकते हैं, स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, उसको चेंज कर दिया जाता है, अपने तरीके से बताया जाता है। हाँ, आप लोग कहेंगे कि आपने डायरेक्ट स्पीच की जो जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन लिखा है आपने, उसको आपने लिखाया कि हिंदी में, अब इसको लिखा है इंग्लिश में, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको भी आपको हिंदी में लिखा दूंगा। अब यहाँ पे आप इसी को, आप चाहो तो इसके आगे स्पीच भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इसके हिंदी डेफिनेशन की बात करें तो बेटा इसका हिंदी डेफिनेशन जो होता है वो ये कह सकते हैं, इसमें वक्ता के कहे गए शब्दों में परिवर्तन करके लिखा जाता है। समझ में आई बात? अब देखिए हमने आपको डायरेक्ट स्पीच में बेटा जो बताया कि इसका ऐसा फॉर्मेट होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम इनडायरेक्ट नरेशन का आपको एग्जाम्पल तो नहीं लेंगे, लेकिन अब हम डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट बनाया जाता है उसी प्रोसेस की ओर चलते हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि भैया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मुझे इसके एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उन सारी चीजों को जब पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि भैया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन करने होते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। Yes, I hope you have taken the screenshot of this definition and we will go further right now. Okay. हाँ, तो बेटा अगर इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात होती है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात होती है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात होती है तो हमारे पास ऐसे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनका हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। जब कभी भी आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात होती है तो उसमें आपके 5 ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। आपको कहने का तात्पर्य है कि आपको 5 प्रकार के सेंटेंस आपके रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिल सकते हैं। वो कौन कौन से, अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें जो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते समय देखने को मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में, सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। फिर अगर दूसरे की बात करें तो वो होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद में तीसरा जो होता है वो होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे जो चौथा होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
उसके बाद में जो पांचवा है वो होता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप इन 5 सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने में काम करेंगे। आपको रिपोर्टेड स्पीच में इन्हीं में से किन्हीं एक प्रकार के सेंटेंस का दर्शन करने को मिलेगा, है ना। और हर एक सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का अपना एक स्पेसिफिक नियम होता है और उस स्पेसिफिक नियम को हम आपसे चर्चा करेंगे। और इन 5 सेंटेंस के अतिरिक्त कुछ ऐसे और चीजें हैं जिनका हम इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे। एक तो इसी में हम लोग मिक्स्ड सेंटेंस का भी इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे। ये मिक्स्ड सेंटेंस क्या होगा, इसमें हो सकता है कि एक असर्टिव हो, दूसरा आपको इंट्रोगेटिव देखने को मिल जाए, हो सकता है एक इंपरेटिव हो, दूसरा आपको असर्टिव देखने को मिल जाए। तो कहने का मतलब कि 2 सेंटेंस या 2 से अधिक सेंटेंस का कॉम्बिनेशन आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेगा, तो उसी को हम लोग जो है मिक्स्ड सेंटेंस का नाम दे देंगे। और उसका कैसे किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन, इन सबको हम चर्चा करेंगे आपके साथ। और उसके बाद में आपके क्लास 12th में एक टॉपिक और है इनडायरेक्ट नरेशन में, अगर हम बात करें तो वो है बेटा डायलॉग। कौन सा है? डायलॉग। ये डायलॉग को अगर हम बात करें तो डायलॉग को हम हिंदी में बोलते हैं संवाद। क्या बोलते हैं? संवाद, बातचीत। और इस बातचीत का कैसे इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब ये जो डायलॉग होता है बेटा, ये जो डायलॉग होता है, ये 2 या मैक्सिमम 2 लोगों के बीच की बातचीत होती है। इसी को हम लोग डायलॉग का नाम इसमें देंगे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पढ़ेंगे। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसको हम सबसे पहले शुरू करेंगे और उसके एक एक रूल पर हम आपसे डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद में इसी में जब ये 5 को पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम लोग मिक्स्ड सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में एकदम हम लोग डायलॉग पढ़ेंगे कि भाई जब 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही होती है तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनता है। उन सारी चीजों को मेरे बच्चों आपसे डिस्कस किया जाएगा। बस अपना सपोर्ट बरकरार रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके लिए सारी वीडियो सीक्वेंस में डाली जाएंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे बेस्ट कंटेंट करियर एकेडमी देगा। आपको इसके बारे में टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग कुछ इसके रूल्स पर डिस्कशन करते हैं। चलो बेटा इसको इरेज कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों से डिस्कस करते हैं। क्या हम लोग रूल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो रूल्स आप लोगों से डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बेटा, तो सबसे पहले हम लोग असर्टिव से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे बेटा? असर्टिव सेंटेंस से शुरुआत करेंगे। समझ में आया ना बाबू भैया? तो बाबू भैया हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस से। अब बेटा असर्टिव सेंटेंस से शुरू करेंगे राजा बाबू। अब असर्टिव सेंटेंस, अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो भैया ये असर्टिव सेंटेंस क्या करता है पता है? टेल्स अ फैक्ट, टेल्स अ फैक्ट, एक फैक्ट को बताने का काम करता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की जब भी बात होगी तो ये एक फैक्ट को बताने का काम करता है।
जब कभी भी कोई सेंटेंस फैक्ट को बताने का काम करता है तो वो सेंटेंस दो पार्ट में बढ़ सकता है। एक तो वो जो भी फैक्ट बता रहा होगा वो अफर्मेटिव फैक्ट हो सकता है, या फिर वो फैक्ट क्या हो सकता है बेटा, निगेटिव हो सकता है। इन दोनों के अलावा और किसी टाइप्स में आपका फैक्ट होता नहीं है। और जो फैक्ट होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसमें ना तो किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और ना ही किसी प्रकार की उसमें कोई कंडीशन आपको देखने को मिलती है। जब आपका कोई ऐसा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिले जो असर्टिव सेंटेंस हो, एक फैक्ट हो, या तो वो निगेटिव सेंटेंस होगा या तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या फिर वो निगेटिव सेंटेंस हो, तब आप समझ जाइएगा कि उसको हम इसी असर्टिव वाले सेंटेंस के नियमानुसार उसका हम जो है इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे। अब बात करते हैं इस अफर्मेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। निगेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो निगेटिव होगी। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल सकती है, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, फिर उसके बाद में आपको कोई ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकता है, फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब बात करें अगर हम निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट। सॉरी, एक चीज तो मैं भूल गया, इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में आपको मेन वर्ब की फॉर्म देखने को मिलेंगी, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इसके तुरंत बाद आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात बेटा? चलो, तो यहाँ पे आगे हम लोग इसके रूल्स पर डिस्कशन करते हैं। क्या कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस दिखेगा तो वो क्या बताने का काम करेगा, एक फैक्ट को बताने का काम करेगा। और जो फैक्ट होता है वो या तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, या फिर वो आपका निगेटिव सेंटेंस हो सकता है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, फिर मेन वर्ब देखने को मिलेगा, फिर ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर आपको कुछ चीज देखने को मिल रही है तो उसको हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बोल देते हैं। अब उसके बाद में फिर अगर जो निगेटिव स्टेटमेंट अगर आपको बेटा देखने को मिल रहा है तो जो निगेटिव स्टेटमेंट होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपको एक एडवर्ब देखने को मिलेगा जो कि निगेटिव एडवर्ब होता है, नॉट, आपको निगेटिव सेंटेंस में ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की कोई फॉर्म देखने को मिल सकती है, फिर आपको ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में प्लस कुछ और भी आर कबाड़ देखने को उसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं बाबू भैया। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं इसमें, अब लेकर चलते हैं आपको, मिलाते हैं रूल नंबर 1 से, इसके रूल नंबर 1 से आपको बेटा मिलाते हैं। रूल नंबर 1 क्या है उसको हम आपको समझाते हैं। देखिए, जब कभी भी आप लोगों ने पहले कभी ना कभी टेंस पढ़ा होगा, तो टेंस के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो हम लोग अगर हम बात करें कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, इसमें हो, या तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो एक चीज ध्यान रखिएगा बाबू, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका टेंस जो है वो कभी भी बदलेगा नहीं। जो रिपोर्टिंग
वर्ब का सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो कभी भी बदलेगा नहीं। अभी आपको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये चीजें मैंने पहले ही आपको डायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल में समझा दिया था। ठीक, अब एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्पीड में इसलिए मैंने पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। बार बार रिपीट करने का मेरा ये मोटो नहीं है कि मैं बार बार उसी चीज को बार बार आपको रिपीट करता रहूं। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हो तो आपका जो भी डाउट है वो एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। हमने रूल नंबर, ये रूल किसके लिए है बेटा, ये रूल है आपके असर्टिव सेंटेंस के लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए। ये रूल किसके लिए है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नहीं चेंजिंग आएगी। आप कहेंगे क्या सर, क्या ये असर्टिव के लिए ही रूल काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अन्य सेंटेंस के लिए भी काम करेगा। ठीक है, अब चलो, अब हम देखते हैं थोड़ा इसके कुछ आगे कोर्स पे। आप देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की, अगर हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब की, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से है, अगर से टू है तो इसको समझिएगा। अगर यहाँ पे अगर केवल से है तो इसको केवल हम से ही रखेंगे। अगर से के बाद में आपको टू दिखता है, अगर से के बाद में आपको टू दिखता है तो इसी को हम किस में चेंज कर देंगे, टेल में चेंज कर देंगे। ये बात ध्यान में रखिए, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की कंडीशन है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से है, क्या है, से, तब आपको से को से ही रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट नहीं देखना पड़ेगा। अगर से के बाद टू देखने को मिलता है तो इसको टेल में चेंज कर देना है। अब उसके बाद अगर आपको सेज या सेज टू देखने को मिलता है तो क्या करेंगे, तो इसमें आप एक चीज समझिए कि जब आपको सेज के बाद में कुछ ना दिखे तो आपको केवल सेज को सेज में ही रखना है, और अगर सेज के बाद में टू दिख रहा है तो इसी को आपको किस में कर देना है, टेल्स में कर देना है। किस में कर देना है, टेल्स में कर देना है बेटा। अब उसके बाद में अगर हम आपसे बात करें एक पॉइंट और की, अगर आपको विल से देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, विल से, या इसी विल से के बाद अगर टू देखने को, सॉरी, अगर विल से के बाद में आपको टू देखने को मिल जाता है तो इनमें कुछ हम इस तरीके से परिवर्तन करेंगे। अगर विल से के बाद में कुछ नहीं आ रहा है तो इसको एज इट इज विल से ही हम लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे विल से के बाद में टू आ रहा है तो इसको हम ले जाके यहाँ पे विल टेल में परिवर्तित कर देंगे। समझ में आई बात। अब इसी में एक आपको मैं चौथी कंडीशन बता दूं, अगर सिड या सिड टू ऐसी कोई सिचुएशन आपको दिखती है तो आपको सेड को सेड में ही रखना है। अगर सेड टू के बाद में आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो इसको आप टोल्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये था कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई तो। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब आगे हम जो है और इसके रूल्स पर डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीजें इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। तो बेटा इसको आप लोग नोटबुक में बढ़िया से अच्छे से लिखिएगा और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं और क्या इसमें रूल्स लगेंगे। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। अब हम लोग देखेंगे कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको रिमूव करने के लिए, इसको हटाने के लिए
हमें एक कंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? एक कंजंक्शन चाहिए, और उस कंजंक्शन का नाम है दैट। अब इनको हम वहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए इसके बाद ये हो गया। अब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हम दैट हटा लेंगे, और हमने रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है वो सारी चीजें पढ़ लिया। अब ये दोनों रूल पढ़ लिए आप लोगों ने। अब हम यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन देते हैं, फिर उसको हम इनडायरेक्ट करेंगे। मैंने कहा ही सेज, he says, he says, he says, Rahul is a honest boy. He says, Rahul is a honest boy. ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, I will say to him, they are not safe. They are not safe. अब बेटा हम इन दोनों क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नरेशन करना शुरू करते हैं। अब इन दोनों का हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन करना शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे इनडायरेक्ट नरेशन होगा। जब मैंने देखो, अब इसको हम करते हैं। अगर स्पीकर की बात करें ही, अब ही को सी तो कर नहीं देंगे, ही को हम लोग यहाँ ही लिखेंगे। अब यहाँ सेज के बाद में क्या आपको टू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सेज को हम लोग केवल यहाँ पर सेज में ही रख देंगे। अब यहाँ पे इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। और उसके बाद में अभी आपको कुछ और भी नियम है इनडायरेक्ट के, मैंने उनको भी बताया नहीं है, अभी हम बेसिक पर चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस परिवर्तन, और भी नियरनेस स्वइंग वर्ड कैसे चेंज होता है, उनको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे प्रोनाउन चेंजिंग वगैरह होता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा बेसिक पर हूँ, ठीक। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में राहुल इज अ ऑनेस्ट बॉय, इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट नरेशन आप करेंगे। उसके बाद में दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये स्पीकर है, इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे। विल से टू, अब देखो से के बाद में आपको एक टू देखने को मिल रहा है, तो मैंने कहा जब भी से के बाद में आपको टू दिखेगा तो आप उसको टेल में चेंज कर देंगे। तो आई विल टेल हिम, और उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए दैट लगा देंगे। उसके तुरंत बाद यहाँ पे हम इस दे को नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में क्या आर में कोई चेंजिंग होगी? नहीं। टेंस परिवर्तन नहीं होगा भी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने के कारण हमको चेंज करने की इसके टेंस को जरूरत नहीं है, ऐसे एज इट इज हम इसको लिख देंगे। आज के लिए बस ये कुछ बेसिक था आपका इनडायरेक्ट का। इसके आगे हम लोग कल मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट आप लोग अच्छे से कवर करिए, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में इसके आगे रूल को डिस्कस करेंगे। जय हिंद बच्चों।